देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मैथ पढ़ना। तो आपको पता है कि गणित यदि आप पढ़ना चाहते हैं, मैथ को जानना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले नंबर का ज्ञान होना चाहिए। नंबर, संख्या, जिसे हिंदी में संख्या कहते हैं, इंग्लिश में नंबर कहते हैं। क्योंकि गणित की किसी भी पाठ को यदि आप गणित पढ़ना चाहते हैं, किसी भी पाठ को, किसी भी भाग को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बिना संख्या की जानकारी के गणित पढ़ना अच्छे से संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम संख्या की जानकारी आपको देंगे, क्योंकि बिना संख्या के गणित को अच्छे से समझ पाना यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि आप छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक कहीं भी जाएंगे, चाहे जहाँ भी जो कुछ भी पढ़ेंगे लिखेंगे, उसमें आपको संख्या बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो मैथ के किसी भी टॉपिक से पढ़ने के पहले हम संख्या को अच्छी तरह से पूरे इसके बेस से जानना चाहेंगे। ठीक है, देखिए, तो संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। हम सबसे पहले संख्या स्टार्ट करते हैं। संख्या, नंबर, BERS, नंबर्स, संख्या। तो देखें, संख्या क्या है या संख्या किसे कहते हैं। तो बहुत पहले, बहुत समय पहले, जब मनुष्य का बहुत विकास नहीं था, थोड़ा थोड़ा, तो मनुष्य अपने किसी भी चीज़ों को गिनने की कोशिश कर रहा था। तो उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट एक्सेट्रा इन्हें अपने वर्तमान समय में ले आया और एक सिंबल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनको अपने चीज़ों को गिनने में, काउंटिंग करने में प्रयोग किया, जिसे संख्या कहा गया बाद में। फिर संख्या काउंटिंग के लिए, गिनती करने के लिए जिसे मनुष्य ने प्रयोग किया, बाद में उसी को संख्या कहा गया। संख्या शब्द, संख्या अपनी चीजों को काउंटिंग करने के लिए, गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए जिसका प्रयोग मनुष्य ने किया, उसी को संख्या कहा। अब संख्या के बारे में जब हम आप आगे बढ़ते हैं, तो बहुत प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले मनुष्य ने जब काउंटिंग प्रारंभ की, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं की खोज की। प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं
1 2 3 4 5 आदि को प्राकृत संख्याएं कहा गया। ये जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एक्सेट्रा etc, इन्हीं को बाद में नेचुरल नंबर नाम दे दिया गया, प्राकृतिक संख्या कह दिया गया। क्या दिया गया? प्राकृतिक संख्या। किन्हें कहा गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन प्राकृतिक संख्या कहा गया। उसके बाद बहुत ढेर सारी संख्या आई। जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ती गई तो ऐसे बहुत सारी संख्याओं की खोज होती चली गई। जैसे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य, सम, विषम, भाज, अभाज, सहअभाज आदि बहुत सारी संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय आदि संख्याएं प्राप्त हुई। तो हम क्रम से अब एक एक संख्याओं के बारे में जानेंगे। धन पूर्णांक। सबसे पहले पूर्णांक क्या है? आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते होंगे, समझाते होंगे, ठीक है कि नहीं है? पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, ठीक है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक कहते किसे हैं? तो पूर्णांक संख्याएं है क्या? तो वे संख्याएं जो संपूर्ण को व्यक्त करती हैं, किसी अंश अथवा भाग को नहीं। पूर्णांक कहलाती हैं। क्या बोला? वे संख्याएं जो संपूर्ण को व्यक्त करती हैं, वे संख्याएं जो संपूर्ण को, कंप्लीट को व्यक्त करती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। किसी भी अंश या भाग को नहीं। कंप्लीट एक कंप्लीट एक को व्यक्त करता है। 2 कंप्लीट 2 को, किसी 2 वस्तु को व्यक्त करता है। 3 कंप्लीट किसी 3 वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब पूर्णांक, जब आप संख्या देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या देख लिया आपने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 को प्राकृतिक संख्या कहा गया, और इन्हें ही इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो पूर्णांक जिन्हें देखिए धन पूर्णांक यानी इंटीजर, इंग्लिश में इन्हीं को पूर्णांक को इंटीजर। तो पूर्णांक क्या है? और पूर्णांक जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग यह जाने कि अंक क्या है। ठीक है। तो 1 से लेकर के 9 तक अंक, डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें ही
अंक कहा गया। जो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 जिन्हें आप संख्या भी कहते हैं एक अंक की, और इन्हीं 1 से लेके 9 तक जो एक अंक की संख्या है इन्हीं को अंक भी डिजिट कहा गया। समझ रहे? अब इन अंकों से दुनिया की सारी संख्याएं बनाई जाती हैं शून्य सहित। जब शून्य का खोज हो गया तब जाकर के बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का निर्माण हुआ। हमें जितनी बड़ी, जब शून्य हमारे सामने आ गया तो हम बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जबकि दशमिक पद्धति का भी ज्ञान हो गया। तो 0 0 0 0 0 0 0। जब किसी पूर्णांक में से उसी पूर्णांक को घटाया जाता है तो जो कुछ प्राप्त हुआ उसी को क्या कह दिया गया? शून्य पूर्णांक। क्या कह दिया गया? शून्य पूर्णांक। जब किसी भी पूर्णांक में से उसी पूर्णांक को घटाने पर प्राप्त परिणाम ही शून्य कहलाया। किसी भी पूर्णांक में से उसी पूर्णांक को घटाने पर जो भी परिणाम प्राप्त हुआ उसी को शून्य कहा दिया गया। किसी पूर्णांक में से किसी पूर्णांक में से उसी पूर्णांक को घटाने पर प्राप्त परिणाम ही पूर्णांक प्राप्त परिणाम ही शून्य पूर्णांक कहलाया। किसी पूर्णांक में से उसी पूर्णांक को घटाने पर प्राप्त परिणाम ही शून्य पूर्णांक। शून्य को शून्य पूर्णांक को से प्रदर्शित करते हैं। शून्य पूर्णांक को संकेत से, इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं। जब डिजिट आ गए, मानव ने डिजिट अंकों की खोज कर ली और यही जो अंक हैं इन्हीं को एक अंक वाली संख्या कहा गया। और उसके बाद आवश्यकता के अनुसार मनुष्य ने एक और नए इंटीजर शून्य का खोज कर लिया। और जब ये 9 डिजिट और एक शून्य प्राप्त हो गए
इसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या लिखना प्रारंभ कर लिया और माना। तब इसके बाद इसी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा मनुष्य ने, एक नया नाम। जैसे समय के सापेक्ष चीजें विकसित हो रही हैं, ठीक है, आप देखते हैं पहले झोपड़ पट्टी बना करते थे, उसके बाद खपरेल के घर आ गए, उसके बाद करी पटिया के मकान आ गए, उसके बाद लिंटर होने लगे ईंटे का, उसके बाद कंक्रीट से आरसीसी ढलाई होने लगी, और आज देख रहे हैं कितना डेवलप हो रहा है। स्टोन लग रहे हैं, मार्बल लग रहे हैं, टाइल्स लग रही हैं, कितने सुंदर सुंदर मकान। वैसे ही जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, उसी तरह से नए नए शोध होते चले गए, जिसके कारण नई नई संख्याएं भी हमें, नए नए इंटीजर भी प्राप्त होते चले गए। ये सभी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खोज करता चला गया। तो शून्य आ गया, अंक जान लिए, अंक और शून्य से दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्या हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। अब देखो, यदि संख्या ना हो तो क्या इंसान का कुछ भी कर पाना संभव है? इंसान कुछ भी बिना गणित जिधर भी देखो आपके लिए कुछ नहीं है। आपको कुछ भी लेन देन करनी है, कोई वस्तु लेना है, दुकानदार को पैसा देना है, पैसे के बाद दुकानदार ने कितना आपको देगा, सब कुछ क्या है? गणित का भाग है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि अंक देखा। अंक क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ इन्हीं 9 संख्या, जो एक अंक की संख्या है, इन्हीं एक अंक की संख्याओं को ही बाद में अंक, डिजिट कहा गया। और उसके बाद शून्य, जीरो। जीरो क्या? आपको पहले भी बता दिया गया है, एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि किसी पूर्णांक में से उसी पूर्णांक को घटाने पर जो कुछ परिणाम प्राप्त होता है उसी को शून्य पूर्णांक कहा गया। और इस शून्य पूर्णांक को क्या करते हैं? संकेत, इसी संकेत से प्रदर्शित करते हैं। अब शब्द पूर्णांक आने लगा, तो अब हम ये जानेंगे कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक की डिफिनेशन मैंने बताया आपको कि वे संख्याएं जो संपूर्ण को व्यक्त करती हैं। पूर्णांक वे संख्याएं जो संपूर्ण को व्यक्त करती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। वो किसी पूर्णांक संख्याएं किसी भी अंश अथवा भाग को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो संपूर्ण को व्यक्त करती हैं। वे संख्याएं जो संपूर्ण को व्यक्त करती हैं, पूर्णांक। अब देखो एक नया शब्द, पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक, इंटीजर्स, इंग्लिश में पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं। एक नया शब्द यहाँ जन्म लेता है, पूर्णांक। तो हम इसके बारे में भी जाने। अभी कई बार इन पूर्णांक के डेफिनेशन को 2-3 बार तो मैंने रिपीट ही कर दिया, आपको सुन करके केवल याद होना चाहिए। वे संख्याएं जो संपूर्ण को रिप्रेजेंट करती हैं, व्यक्त करती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। वे संख्याएं जो संपूर्ण को व्यक्त करती हैं, किसी अंश अथवा भाग को नहीं, पूर्णांक कहलाती हैं।
पूर्णांक अप पूर्णांक इंटीजर इंटीजर्स। देखिए शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ये आया शून्य पूर्णांक, ये क्या है? अब इधर धन पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हीं को बाद में धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर कह दिया गया। क्या कह दिया गया? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें क्या कहा गया? नेगेटिव इंटीजर्स। इसको जीरो इंटीजर्स। इंटीजर्स शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। एक नया शब्द जन्म लेता है बेटे, पूर्णांक। पूर्णांक कम से कम 4 बार 6 बार बोल दिया होगा, फिर एक बार सुन लो। वे संख्याएं जो संपूर्ण को, संपूर्ण पूरे भाग को व्यक्त करती हैं, पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक किसी अंश अथवा भाग को रिप्रेजेंट नहीं करती। धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक, और इन्हीं धन पूर्णांक के पहले माइनस चिन्ह, जिसे हिंदी में ऋण चिन्ह भी कहते हैं, जब ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो यही धन पूर्णांक क्या बन जाता है? निगेटिव इंटीजर बन जाता है। क्या बन जाता है? निगेटिव इंटीजर बन जाता है। जब भी पॉजिटिव इंटीजर के पहले निगेटिव साइन लगा देते हैं तो यही धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर बन जाता है। ठीक है, अशून्य पूर्णांक के बारे में आपने पहले से देख लिया। इसे एक सर्कल की तरह बना देते हैं जिसका नाम गणित में शून्य, एक सिंबल शून्य। ये 1 2 3 4 जो इस तरह से लिखे जा रहे हैं, ये क्या है? एक सिंबल है 1 को रिप्रेजेंट करने का। इसका भी इतिहास है कि ये 1 ऐसे ही क्यों बना, 2 ऐसे ही क्यों लिखा गया, 1 ऐसे लिखा गया और 2 इस तरह से लिखा गया, 3 इस तरह से लिखा गया, 4 इस तरह से लिखा गया, 5
इस तरह से लिखा गया है, ठीक है कि नहीं है। 6 इस तरह से लिखा गया है, आप देखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इनके पीछे भी लॉजिक है, बिना लॉजिक का कोई भी डिजिट नहीं लिखा गया। अब आप जानते हैं कि कैसे लिखा गया, ये कैसे बनाया गया कि नहीं, ये मैं नहीं जानता कि पढ़ाने वाला शिक्षक आपको इसके बारे में बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन लॉजिक है, बिना लॉजिक का यह नहीं लिखा गया। कभी किसी अदर वीडियो में इसके बारे में बातचीत होगी कि ये कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। अब हम उधर न जाते हुए, अपने टॉपिक से दूर न हटते हुए टॉपिक पर ही रहते हैं कि धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक कह दिया गया और शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक के पहले माइनस चिन्ह लगा देने पर जो कुछ प्राप्त हुआ उसे ही ऋण पूर्णांक नाम दिया गया। और ऋण पूर्णांक की उत्पत्ति कब होती है यह भी आपको पता होना चाहिए। जब तक बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्याओं को घटाना था तब तक कार्य आसानी से मनुष्य कर रहा था, कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन जब छोटी संख्याओं में से यानी स्मॉल नंबर में से बिग नंबर को घटाना हुआ तब मनुष्य के सामने एक चैलेंज आ गया कि भाई अब कैसे घटेगा। तो जब नहीं घट रहा था तब एक नए पूर्णांक का जन्म हुआ जिसे मनुष्य ने नाम दिया ऋण पूर्णांक। ठीक है बेटे, देखो कोई चीज अपने से नहीं आ गई ऐसे ही कि कहीं रही हो और उसे उठा के रख दिया गया हो, ठीक है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई भी चीज आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे मानव के साथ चैलेंज आता है, मानव के सामने समस्याएं आती हैं तो उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मनुष्य अपना कुछ न कुछ जुगाड़ उपाय खोजता है और नई नई चीजों का जन्म होता है। तो जब तक बड़े नंबर में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना था तब तक सारे कार्य आसानी से चल रहे थे, सब कुछ सही सलामत चल रहा था। और जब सही सलामत चल रहा था तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन जैसे मनुष्य को छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना हुआ, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना हुआ, तब तो भाई अब वो घट ही नहीं रहा था। तो घटने के बाद क्या आएगा, तब ऋण पूर्णांक का जन्म होता है, निगेटिव इंटीजर का जन्म होता है। तो निगेटिव आपको इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर फिर एक बार सुनो, प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है उन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर, और किसी भी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी रिजल्ट प्राप्त हुआ उसी को जीरो इंटीजर नाम दिया। और जब स्मॉल नंबर में से बिग नंबर को घटाया गया या उसकी आवश्यकता हुई तब निगेटिव इंटीजर का जन्म होता है। और सभी पॉजिटिव नंबर के पहले मानव ने एक साइन लगाया इस तरह से, और जिसे क्या कह दिया गया,
नेगेटिव इंटीजर। प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के पहले जब माइनस साइन जोड़ दिया जाता है तो नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। यदि रियली वास्तव में आप गणित को बहुत अच्छा जानना चाहते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ें, आप जूनियर में पढ़ें, आप प्राइमरी स्टेज में पढ़ें, आप हाई स्कूल में पढ़ें, आप इंटर में पढ़ें, आप ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, कहीं भी जाए, संख्या आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, क्योंकि गणित की उत्पत्ति ही यहीं से होती है। यदि संख्या शब्द को आप हटा देते हैं तो आप गणित नहीं पढ़ सकते। गणित की उत्पत्ति संख्या से होती है। तो यदि आप गणित पढ़ना चाहते हैं और संख्या नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप क्या पढ़ेंगे भाई? फिर आप कुछ नहीं सीख सकते गणित में, और फिर यह छोटी कमी धीरे धीरे आगे आपको बड़ी बन जाती है। इसलिए संख्या, इंटीजर, आप देखिए प्राकृतिक संख्या आपने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद डिजिट देख लिया, शून्य देख लिया, पूर्णांक देख लिया, है ना। पूर्णांक क्या है? वे संख्याएं जो समस्त, वे संख्याएं जो संपूर्ण को व्यक्त करती है, वे संख्याएं जो संपूर्ण को व्यक्त करती हैं पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक में पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य। क्लियर? अब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं को एन से, को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन ये साइन है किसका? प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं आप, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। जहां भी एन देख लिया, क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या है। एन देखा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या एन। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का खोज होता है, और जब शून्य का खोज हो गया तो जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दिया गया, यानी n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये देखो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, समुच्चय है। और जब इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी ऐड कर दिया गया, इनके साथ इसको लिख दिया गया, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये देखो अभी तक नेचुरल है, नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। और जैसे ही इसमें 0 सम्मिलित कर दिया, ये होल नंबर बन जाता है, जिसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं
के समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर के साथ जैसे ही शून्य को ऐड किया, सम्मिलित किया, ठीक है, तो जो सेट्स प्राप्त हुआ यही क्या हो गया हमारा होल नंबर। यहां तक क्लियर। अब जो संख्या प्राप्त हुई, किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर ऐसी बढ़ती गई संख्या, तो 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या। जैसे 1 अंक की संख्या क्या होगी भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 अंक की संख्याएं कितनी हैं? 1 से लेके 9 तक। यही जो आप देख रहे हैं 1 से लेके 9 तक, यही क्या है? 1 अंक की संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद जैसे ही 2 अंक की संख्या 10 आया, 2 अंक, उसमें यूनिट और टेंस, इकाई और दहाई। जैसे ही किसी संख्या में 2 अंक आ जाते हैं, उसे हम 2 अंक की संख्या कहते हैं। तो ये 2 अंक की संख्या 10 11 12 13, यानी 10 11 12 13 14 15 16 अप टू 99 तक हम चलते हैं। और ये क्या प्राप्त होता है हमें? 2 अंक की संख्याएं प्राप्त होती हैं। और जैसे ही 99 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाता है बेटे? 100। अब उसमें 1 और 2 जीरो आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 1 और 2 जीरो। जैसे ही ये प्राप्त हुआ, अब इसमें कितने? 1 2 3 अंक हो गए, ठीक है कि नहीं? तो इन्हें 3 अंक की संख्या बोल दिया गया। अब ये कहां से कहां तक चलेंगे 3 अंक की संख्या? 100 से 999। क्यों? 999 में फिर 1 ऐड करोगे तो 999 प्लस 1, ये तुरंत क्या आ जाएगा? 1000। अब देखो इसमें कितने अंक आ गए? 1 2 3 और 4। ये 4 अंक की संख्या। तो आप देख रहे हो कि चाहे संख्या 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 6 अंक की, ऐसे तमाम बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जाने लगी। वो किससे? ये 9 अंक और 1 जीरो से। ठीक है ना कमाल? 9 अंक और 1 शून्य का ये कमाल है, जो दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या को हम लिख सकते हैं। अब जो संख्या प्राप्त हुई हमें, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इस तरह से तमाम जो संख्याएं प्राप्त हुई, तो उन संख्याओं को कई भाग, संख्याओं के प्रकार, ये इंटीजर के प्रकार था। इंटीजर 3। कौन? एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और शून्य इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और शून्य इंटीजर। अब इसके बाद आता है आपका क्या? संख्याओं के प्रकार। ठीक है, तो संख्याओं के प्रकार में बहुत सारी संख्या आ गई। सम संख्या, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर्स, kinds of numbers. Kinds of number, many types of number. Even number, नंबर 1 सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं।
इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। अब इवन नंबर दुनिया की वे सारी संख्याएं जो 2, 4, 6, 8 सॉरी बेटे सम संख्या के डेफिनेशन बोल रहा था लेकिन थोड़ा इधर उधर हो गया। सम संख्याएं इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, कामा सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, कामा सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब किसी भी संख्या में, किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ते जाओ, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8। ठीक है, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12, इस तरह से चले जाओगे। तो सम संख्याएं भी क्या होती हैं? असंख्य होती हैं, ये अनलिमिटेड है ये भी। तो सम संख्या इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, कामा सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, कॉमा सम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, कॉमा सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद अब इनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सम संख्याओं को जब हम योग करते हैं, सम संख्याओं का योग फल सदा एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, नोट्स। अब देखो ये प्रॉपर्टीज है इनकी। सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। आप दुनिया में किसी भी किन्हीं 2 सम संख्याओं को ऐड करो तो जो रिजल्ट आएगा, जो फल आएगा, वो एक इवन नंबर ही होगा। क्या होगा? इवन नंबर। ठीक है, नंबर 2 में जैसे यहां देख लो, क्या है बेटे? एक सबसे छोटी सम संख्या 2 है और उससे बड़ी 4 है, जोड़ो देखो 6 आ गया। जैसे 6 है और उसमें 2 को ऐड कर दो, ठीक है कि नहीं है? 2 को क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे, चाहे 4 ऐड कर दो, देखो 10 एक सम संख्या है। जैसे 18 है और एक 14 है, ठीक है, इन्हें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 32। ये भी देखो सम संख्या, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। अब आप 2 से विभाज्यता का भी नियम जानते हो, ठीक है, लेकिन अभी हम उधर विभाज्यता में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो सम संख्या प्राप्त हुई, तो सम संख्याओं का
गुणनफल, दो सम संख्याओं का गुणनफल भी एक सम संख्या प्राप्त होती है, दो सम संख्याओं का गुणनफल भी एक सम ही संख्या आएगा। जैसे 2 गुणे 4 इक्वल टू, देखो क्या हो गया 8, ये भी एक सम संख्या है। जैसे 6 एक सम संख्या है और 8 एक खुद सम संख्या है, इनका आपस में गुणा करो 48, ठीक है कि नहीं है। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल भी एक्सेट्रा इस तरह से मिलेगा, ठीक है कि नहीं है। आप गुणा करोगे तो एक सम संख्या ही आएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। ये सम संख्या की क्या है, प्रॉपर्टीज है। क्या है, सम संख्या की प्रॉपर्टीज है। तो देखो बेटे, अब आज यही हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा पढ़ाई आपको पसंद आई होगी। मैंने जो कुछ भी पढ़ाया काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया, ठीक है कि नहीं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये पढ़ाई पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लोगों को शेयर भी कीजिएगा कि वो भी एक अच्छी सिस्टम से पढ़ाई कर सके, ताकि उनका भी फ्यूचर अच्छा हो सके। यदि आपके पास ज्ञान है तो आपको नहीं रोका जा सकता, ठीक है बेटे। आज मैं अपना क्लास आज यही ऑफ करता हूँ। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके।